हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, मेरा जो ये वीडियो है वो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आरबीएसई, सीबीएसई दोनों मीडियम के बच्चों के लिए यूज़फुल है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा। तो फर्स्ट नंबर पे है इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर को हम पूरा समझेंगे, देन उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। टू अंडरस्टैंड हाउ आवर इकोनॉमी वर्क, इकोनॉमिस्ट डिवाइड ऑल इकोनॉमी एक्टिविटीज इनटू 3 सेक्टर्स। तो इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना। हमारी अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, ये समझने के लिए अर्थशास्त्रियों ने सभी आर्थिक गतिविधियों को 3 क्षेत्रों में बांटा है। तो क्या बच्चों, हमारी इकोनॉमी कैसे वर्क करती है? तो जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है, 3 क्षेत्रों में बांट दिया है। तो वाई डिवाइड, क्यों बांटा है? So that we can see which sector is growing and where people are working, ताकि हम देख सकें कि कौन सा क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, लोग कहाँ काम कर रहे हैं। क्यों बांटा है बच्चों? ताकि हम देख सकें कि कौन सा क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। तो वो 3 सेक्टर्स ऐसे हैं। अब हम आगे सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्टर नंबर 1 है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। तो जो सारी एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटीज दैट यूज नेचुरल रिसोर्स डायरेक्टली, वो सारी गतिविधियां जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधे उपयोग करती हैं। मतलब जहां हम प्रकृति से सीधा चीजें लेते हैं, बिना फैक्ट्री से बनाए। तो इसका दूसरा नाम है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। क्या है बच्चों दूसरा नाम? कृषि एवं संबंधित गतिविधियां। तो बच्चों, फर्स्ट सेक्टर जो है वो है प्राइमरी सेक्टर। तो अब ये प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है बच्चों? फार्मिंग, खेती करना, फिशिंग, मछली पकड़ना, फॉरेस्ट्री, वन, माइनिंग, खनन, एनिमल हस्बेंड्री, पशु पालना, डेयरी। ठीक है, जहां पे दूध का उत्पादन इनका होता है। तो ये हमको डायरेक्ट नेचर से मिल रहे हैं। तो अब इनके एग्जाम्पल बच्चों, फार्मर ग्रो व्हीट और राइस, किसान क्या करता है? गेहूं और चावल को उगाता है। फिशरमैन क्या करता है? मछलियों को पकड़ता है, कैचिंग फिश फ्रॉम रिवर। माइन वर्कर क्या करते हैं? एक्सट्रैक्टिंग कोल आयरन, क्या करते हैं खदान मजदूर? कोयला और लोहे को निकालते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं बच्चों? दिस इज द बेस फॉर ऑल अदर सेक्टर। इफ वी डोंट हैव व्हीट वी कांट मेक ब्रेड। तो बच्चों, यह जो क्षेत्र है प्राइमरी सेक्टर, ये सभी क्षेत्रों का आधार है। अगर गेहूं नहीं होगा, किसान अगर गेहूं नहीं उगाएगा तो हम रोटी नहीं बना सकते। तो इसीलिए सभी क्षेत्रों का आधार कौन सा है? प्राइमरी सेक्टर।
अब सेक्टर नंबर 2 है बच्चों सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र। तो इसमें एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। अब इसमें वो गतिविधियां होती हैं बच्चों जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण मतलब वापस से उसको दूसरे रूप में चेंज कर दिया जाता है, उसका निर्माण कर दिया जाता है, उसको दोबारा से जो रॉ मटेरियल होता है उससे कुछ चीजें बना दी जाती हैं। तो बच्चों इसमें आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, औद्योगिक क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र। तो इसमें इंक्लूड है फैक्ट्री, शुगर मिल, क्लोथ मिल, कार कंपनीज, कंस्ट्रक्शंस। क्या शामिल है बच्चों? कारखाने, चीनी की मिल, कपड़े की मिल, कार कंपनी और निर्माण, भवन निर्माण। तो सबसे पहले जैसे वीट चक्की में जाती है, फिर आटा बनता है, फिर वो बिस्कुट फैक्ट्री में जाती है। कॉटन कपास वो क्लोथ मिल में जाती है, उससे शर्ट और पैंट बनाए जाते हैं कपड़ा बन के। फिर सीमेंट प्लस ईंट वो किस में काम आती है? कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, इमारत बनाने के काम में आती है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसका बच्चों? इट इज एसोसिएट विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। यह विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है। अब सेक्टर 3 टेरिटरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, थर्ड सेक्टर। There are activities that help in the development of primary and secondary sector. ये वह गतिविधियां हैं जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। तो बच्चों ये जो हम पढ़ रहे हैं सेक्टर्स, ये हमने इकोनॉमिक्स के पिछले चैप्टर में भी किए थे, तो इसलिए ये सब आपको अधिकतर करे हुए हैं, आपको करने में आसान होगा। जो सीधा सामान नहीं बनाते हैं पर सबकी मदद करते हैं। अदर्स नेम, दूसरा नाम क्या है? सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। थर्ड सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र। अब इसमें क्या इंक्लूड है? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, आईटी शॉप्स, आईटी और शॉप्स। इनमें क्या क्या शामिल है बच्चों? परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी और दुकानें। अब एग्जाम्पल ले लो। एक ट्रक ड्राइवर है, वो सामान को ले जाता है मार्केट तक। कैसे ले जाता है? ट्रांसपोर्ट से, परिवहन से। अब एक टीचर है, टीचिंग स्टूडेंट्स इन स्कूल, तो वो क्या करता है? एजुकेशन, शिक्षा दे रहा है। अध्यापक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, तो बच्चों क्या करता है? वो शिक्षा दे रहा है। डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट इन हॉस्पिटल, तो वो क्या कर रहा है? हेल्थ, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो डॉक्टर अस्पतालों में मरीजों का इलाज करता है और स्वास्थ्य संबंधी, चिकित्सा संबंधी हमको सेवाएं देता है। बैंक मैनेजर क्या करता है? वो गिविंग लोन टू फार्मर्स, बैंकिंग, वो बैंकिंग संबंधी, वित्तीय संबंधी काम कर रहा है किसानों को लोन देकर। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। शॉपकीपर, सेलिंग प्रोडक्ट टू कस्टमर, ट्रेड, वो क्या करता है? दुकानदार ग्राहकों को सामान बेचता है, तो वो क्या कर रहा है? थर्ड सेक्टर में व्यापार। सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेकिंग एप्स एंड वेबसाइट, वो क्या कर रहा है? आईटी सेवाएं दे रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐप और वेबसाइट बनाकर, जिन ऐप से आप बहुत सारे काम आसानी से कर लेते हो आजकल, पेटीएम करते हो, यूपीआई करते हो, ये सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं, आईटी सर्विस देते हैं, उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। फिर है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके, टुडे दिस इज द लार्जेस्ट सेक्टर इन इंडिया। ये जो थर्ड सेक्टर है वो इंडिया में सबसे बड़ा सेक्टर है।
इट कॉन्ट्रीब्यूट 60% टू जीडीपी। इससे, इस सेक्टर से, थर्ड सेक्टर से 60% जीडीपी जो है उसका योगदान रहता है। तो बच्चों, ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र आजकल उभर रहा है और जीडीपी में 60% योगदान इस क्षेत्र का है। अब नंबर 3 है बेटे, क्लासिफिकेशन ऑन अदर बेसिस, अन्य आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें पहला है ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन से होते हैं? संगठित क्षेत्र। इसकी क्या परिभाषा है? सेक्टर्स वेयर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर, गवर्नमेंट रूल्स आर फॉलोड। तो ऐसे क्षेत्र जहां नौकरी के नियम तय और नियमित होते हैं, वह सरकारी नियमों का पालन करते हैं, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों ऑर्गेनाइज सेक्टर? तो अब इस सेक्टर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो अब इस सेक्टर की विशेषताएं होती हैं, क्या फीचर्स होते हैं? जॉब सिक्योरिटी, इसमें क्या होता है? नौकरी सुरक्षित होती है। नंबर 2, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, 8 घंटे, 8 घंटे काम के घंटे तय होते हैं। पेड लीव्स, पीएफ, मेडिकल बेनिफिट्स, छुट्टी का पैसा मिलता है, भविष्य निधि कटती है, जिसका पैसा बाद में मिलता है, हम रिटायर होते हैं जब, और मेडिकल की सुविधा मिलती है। फिर है रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, सरकार से रजिस्टर्ड होता है। अब क्या एग्जाम्पल होंगे इनके बच्चों? गवर्नमेंट टीचर, बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉय, टीसीएस में काम करने वाले एम्प्लॉय और रेलवे के कर्मचारी इत्यादि। बहुत सारे सेक्टर्स इसमें आते हैं। फिर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र। इसकी क्या परिभाषा होगी बच्चों? सेक्टर्स वेयर एम्प्लॉयमेंट टर्म आर नॉट फिक्स्ड एंड रेगुलर, नो गवर्नमेंट रूल्स, वे क्षेत्र जहां नौकरी के नियम तय नहीं होते और ना ही कोई सरकारी नियम लागू होता है। तो बच्चों, यहां तक चैप्टर समझ में आया आप लोगों को? तो अब इसके अनऑर्गेनाइज्ड की क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं? नो जॉब सिक्योरिटी, नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। वर्किंग आवर आर नॉट फिक्स्ड, 10-12 घंटे भी हो सकता है काम के घंटे। नो पेड लीव्स, कोई छुट्टी का पैसा नहीं। नो पीएफ, भविष्य निधि का कोई नहीं कटेगा। और नो मेडिकल, मेडिकल के लिए भी कुछ नहीं। लो वेजेस, कम तनख्वाह। उदाहरण, एग्जाम्पल्स, स्ट्रीट वेंडर, डेली वेजेस, लेबर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, रिक्शास, पुलर। तो जो ठेले वाले लोग होते हैं, जो हमारी चौपाटी पे दिहाड़ी मजदूर, जो डेली हमारे मजदूर लोग काम करते हैं, घर बनता है तो घर में काम करने वाले जो हमारे मेट्स होते हैं, रिक्शा चालक जो रिक्शा चलाते हैं, वो सब इसमें आते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों? 90% वर्कर्स ऑफ इंडिया वर्क इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। 90% जो लोग हैं इंडिया में, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। दे नीड प्रोटेक्शन, उनको सुरक्षा की ज़रूरत है। तो बच्चों, यहाँ तक आ गया आपको समझ में? अब आगे चलते हैं। Why public sector is needed? पब्लिक सेक्टर क्यों ज़रूरी है? प्राइवेट companies will not build road, schools in village because profit is less. Government does it for public welfare. प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं सड़क में स्कूल, सड़क नहीं बनवा सकती क्योंकि उसमें मुनाफा कम होता है, और सरकार जो होती है वो जनता की भलाई के लिए काम करती है। तो नंबर 4 है बच्चों, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जो महत्वपूर्ण बातें हैं इस चैप्टर में। वो जीडीपी, जीडीपी क्या होता है बच्चों?
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट इन अ कंट्री इन 1 ईयर। एक साल में किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो होता है वो जीडीपी होता है। चेंज इन इंडिया, 1950 में प्राइमरी सेक्टर जो था वो 50% था और जो थर्ड सेक्टर था वो 20%। अब 2030 में प्राइमरी सेक्टर हो गया 15% और थर्ड सेक्टर 60%। तो मतलब अब जो हमारा थर्ड सेक्टर है, सर्विस सेक्टर वाला देश भारत बन चुका है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। डिस्ग्विश अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। When more people are working in a job than needed, जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल लेंगे कि इन फार्मिंग द वर्क कैन बी डन बाय 4 पीपल। एक खेत है, वहाँ पे खेती के लिए 4 लोगों से भी काम चल सकता है, बट 8 पीपल आर वर्किंग और वहाँ पर 8 लोग काम कर रहे हैं। इवन इफ 3 पीपल लीव द प्रोडक्शन विल रिमेन द सेम। अगर 3 पे लोग वहाँ से छोड़ के चले भी जाएंगे तो उत्पादन सेम ही रहेगा। फिर आगे पॉइंट है बच्चों नरेगा, 2005 में ये बना था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फिर 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। दोनों की फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट गारंटीज 100 डेज ऑफ वर्क एवरी ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। इसमें क्या होता है बच्चों, सरकार हर ग्रामीण परिवार को हर साल 100 दिन में काम की गारंटी देता है। तो अब नंबर 5 है रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की क्या भूमिका होती है। गिव चीप क्रेडिट टू फार्मर फॉर सीड्स फर्टिलाइजर, किसानों को बीज खाद के लिए सस्ता कर्ज देती है सरकार। बिल्ड कोल्ड स्टोरेज टू सेव क्रॉप्स, फसल बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनवाती है जहां पर फसल सुरक्षित रह सके। प्रोवाइड इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी, सिंचाई के लिए पानी प्रदान करती है, बिजली देती है। इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड हेल्थ टू मेक स्किल्ड वर्कर, कुशल मजदूर बनाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करती है। तभी फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, इन सब के लिए बढ़ावा देती है। एनकरेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और लघु उद्योगों को बढ़ावा देती है। आजकल तो लघु उद्योग लगाने के लिए बहुत लोन भी सरकार प्रोवाइड करवाती है। तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है बच्चों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अच्छे से इस चैप्टर को समझो। और नेक्स्ट टॉपिक में इसके क्वेश्चन आंसर लेके आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।